हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं अमृतलाल साहू और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री जोन बेमेतरा। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि अनसर्टेनिटी क्या होता है, किस तरह से किसी भी प्रैक्टिकल करते समय कि उसमें कुछ उनके जो रिजल्ट में अनसर्टेनिटी आता है ना, एरर आता है, एरर क्रिएट होता है, उसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो किस तरह से हम एक्सपेरिमेंटल तरीके से जब इनको डिस्कस करते हैं तो अनसर्टेनिटी जो आता है किसी भी मेजरमेंट के जो उसकी जो मापन होती है ना, मापन में अगर कोई अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता या इसको बोल सकते हैं हम उनकी जो एक्यूरेसी जो हम रिज़ल्ट देखना चाहते हैं वो एक्यूरेसी ना होकर उसमें रिज़ल्ट में डेविएट होता है, ऐसे कोई केसेस को हम यहाँ पे अनसर्टेनिटी बोलते हैं। अनसर्टेनिटी जो होता है, देखिए मैनी अ टाइम द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वन हैज़ टू डील विथ एक्सपेरिमेंटल डेटा as well as theoretical calculation. There are meaningful ways to handle the number of conveniently एंड देखिए कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें से केमिकल रिएक्शन साथ साथ कुछ हम लेबोरेटरी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट में जो एक्यूरेट जो उसका आंसर होता है और जो ऑब्जर्वेशन के लिए जो रिज़ल्ट आता है, इन दोनों में डिफरेंट होता है, एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं आता है। तो इसमें कुछ डेविएशन जो दिखाई देता है, उस डेविएशन या फिर उस इम्प्योरिटी को जब मेज़रमेंट करते समय कुछ कमी दिखाई देता है, उस अनसर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी के नाम से जानते हैं। इसी को कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट। मेज़रमेंट में जो अनसर्टेनिटी दिखाई देता है, ओके, जनरली ये 2 टाइप में होते हैं, ठीक है। इनकी जो अनसर्टेनिटी या मेज़रमेंट जो होते हैं ये 2 टाइप में होते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप को हम डिस्कस करते हैं कि ये डिटर्मिनेंट एरर, इसमें जो ये एरर है एक प्रकार से इसको एरर का नाम से जानते हैं। तो एरर जो होता है ए अगर हम नेम दे देते हैं तो ए इज इक्वल टू हो जाता है डिटरमाइन एरर। सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सेकेंड या फिर बी नंबर अगर हम इसको अगर रिकॉल करें तो इसको ये हो जाएगा रैंडम एरर। तो एरर ये 2 टाइप में होता है, एक तो डिटरमाइन एरर और एक होता है रैंडम एरर। यहाँ पे डिटर्मिनेट एरर को जैसे कि हम सिंपल से और डिस्कस कर सकते हैं कि डिटर्मिनेट एरर को इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटल एरर, किसी कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर क्रिएट हो गया तो उसको हम बोल सकते हैं कि इस तरह से जो त्रुटि होगा, यांत्रिक त्रुटि या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एरर क्रिएट कर जो पैदा होगा उसको इंस्ट्रूमेंटेशन एरर बोलेंगे। सेकंड नंबर हो जाएगा पर्सनल एरर। सेकंड नंबर जो कहलाता है उसको पर्सनल एरर के नाम से जानेंगे। एक हो गया इंस्ट्रूमेंट, सेकंड हो जाएगा पर्सनल एरर, और एक जो एरर होता है वो है आपका थर्ड नंबर है मैथोडिक एरर। थर्ड नंबर इज़ अ मैथोडिक एरर। तो इस तरह से हम एरर के अगर डिस्कस करते हैं तो एरर इस तरह से 3 प्रकार से देखने को मिलते हैं। अनियमित या संयोगिक त्रुटियों के बारे में हम इसमें जानते हैं, जैसे कि इनको रैंडम एरर के नाम से जाने जाते हैं। और ये एरर जैसे कि इनमें से हम देखते हैं कि रैंडम एरर कैसे होता है। रैंडम एरर को डिस्कस करने के लिए हमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन की आवश्यकता होती है कि इनके लिए हमें रैंडम एरर को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी जो होता है जनरली कोई एक्यूरेट रिजल्ट, जैसे कि कोई हमने सर्कल लिए, इस सर्कल में इसमें गोले में अगर हमारा निशाना लगाना है, क्या एक्यूरेट हमारा ये रिजल्ट है, ये टारगेट है, इस टारगेट पे अगर हमारा निशाना नहीं लगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे लगा, इस पॉइंट पे लगा, तो ये एक्यूरेट नहीं है, बट नियर अबाउट अ रिजल्ट। हम टारगेट के जितना नियर अबाउट रहेंगे ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू है और ये एक्यूरेट वैल्यू है। तो इसमें से इसी को हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी, ठीक है, कि रिजल्ट में एक्यूरेसी इज इक्वल टू हो जाता है मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, जो कि हम देखें कि यहाँ पे मीन वैल्यू ये यहाँ पे आना चाहिए था, बट इनका जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू आ रहा है, तो इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम एक्यूरेसी कॉल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्यूरेसी हो जाता है। सेकेंड हो जाएगा प्रिसीजन। सेकेंड इज प्रिसीजन। तो प्रिसीजन क्या होती है भाई, प्रिसीजन इज इक्वल टू, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू माइनस मैथेटिक एवरेज, ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज वैल्यू जो आएगा, जैसे कि
प्रिसीजन इज इक्वल टू हो जाएगा जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा ना, डिफरेंट डिफरेंट, और इनकी जो मैथमेटिकल एवरेज निकालते हैं ये, तो इसको किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए प्रिसीजन को इस तरह से हमने सर्कल पे लिए। अब क्या किया जाए कि हमने इसको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अलग अलग पे रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं। हर बार यहाँ पे टारगेट पे निशाना लगा रहा है, लेकिन टारगेट के निशाना ना आकर यहाँ पे डिफरेंट जगह पर आया, बट कुछ निशाना ऐसे एक ही जगह पर 2 से 3 बार ऐसे रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो ये कहलाएगा प्रिसीजन, मतलब ये एवरेज वैल्यू या फिर इनके जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट से काफ़ी दूर है, बट ये रिपीट हो रहा है बार बार एक ही जगह पे इनकी, तो ये कहलाता है प्रिसीजन। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि किसी भी रिज़ल्ट में यदि प्रिसीजन है या कोई वैल्यू प्रिसाइज है तो उसको हम प्रिसाइज वैल्यू कॉल कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन हमारा ये दोनों के टॉपिक क्लियर होता है। और फिर नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहलाता है जानते हैं साइंटिफिक नोटेशन को। एज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम, ओके, एज स्टडी ऑफ द एटम मॉलिक्यूल विच हैव एक्सट्रीमली लो मासेस, ठीक है, इनके पास एक लो मास प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, इज केमिस्ट हैज़ टू डील विद द नंबर एज लार्ज नंबर। जैसे कोई नंबर अगर बहुत लार्ज नंबर पे होते हैं तो उसको केमिस्ट कैसे डील करते हैं जानेंगे। बहुत छोटे रहते हैं, जैसे कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये मोल नंबर है, जिसको हम इस तरह से लिखे जा सकते हैं, ठीक है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं 6.02 इंटू 10 का पावर 23, 10 का पावर 23 में हम इस तरह से इसको लिखते हैं। और ये जो लिखाया गया है ये वैल्यू को हम इस तरह से जो नंबर्स डिजिट को वैज्ञानिक लोग साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से यूज़ करके लिखते हैं, जो मोल नंबर्स वगैरह हमने लिख चुके हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस और स्मॉल एज डैश डैश डैश, देखिए स्मॉल एज 0.000166, इनकी जो वैल्यू है इतने ग्राम मास ऑफ हाइड्रोजन का मास इतना छोटा है, इतना स्मॉल है। सिमिलरली अदर कांस्टेंट्स सच एज प्लांक कांस्टेंट, कुछ और कांस्टेंट है जैसे कि प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट को जब स्टडी करते हैं तो ये होता है आपका केमिस्ट्री में लाइट में जो लाइट एज अ पार्टिकल बिहेवियर शो करता है, जिनको स्टडी किया था प्लांक ने, और प्लांक ने इसके बारे में बताया। तो प्लांक कांस्टेंट के रूप में भी स्टडी करते हैं 6.62 10 का पावर -34 जो इसकी वैल्यू है। और इस वैल्यू को हम क्या करते हैं इट मेड टू, ठीक है, इट मेड टू लुक फनी फॉर अ मोमेंट, राइट अ काउंट नंबर इन्वॉल्विंग मैनी जीरोज, बट इट ऑफर अ रियल चैलेंज टू डू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। देखने से ये हमें मजाक लगता है और छोटा सा चीज़ लगता है, ठीक है, कि हम इस मैथमेटिकल वैल्यू को बहुत इजी तरीके से हम हंसी मजाक में ले लेते हैं। एक्चुअल में ये वैल्यू जो होता है बहुत चैलेंजिंग रहता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए। कोई भी स्टूडेंट अगर इनको सॉल्व करेंगे तो उनके लिए चैलेंजिंग है। जैसे कि ये होता है, इसमें आपको क्या करना रहता है इसको प्रैक्टिस करने के लिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये सारी चीज़ों को आप करके इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको अच्छे से सीख सकते हैं। ओके, राइट एनी 2 नंबर्स ऑफ द अबव टाइप ऑफ ट्राई वन ऑफ द ऑपरेशन यू लाइक टू एक्सेप्ट एज अ चैलेंज एंड देन यू विल रियली, ठीक है, यू विल रियली अप्रिशिएट the difficulty in handling such numbers. This problem is solved by using scientific notation for such numbers, exponential notation in which any number can be represented from, जैसे कि हम इस पूरे जो नंबर्स है इस नंबर को कुछ एक्सपोनेंशियल टर्म्स में लिखे जाते हैं और वो एक्सपोनेंशियल टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं। इस एक्सपोनेंशियल टर्म का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिया गया n इंटू 10 का पावर n, ठीक है, वेयर n इज ए एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़। यहाँ पे जो n इंटू 10 का पावर n जो वैल्यू दिया गया है ये वैल्यू यहाँ पर एज अ n की 10 का पावर जो n लगा हुआ है ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, और इस एक्सपोनेंशियल वैल्यू को नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों वैल्यू में से कुछ भी हो सकता है ना, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकता है, मे बी। एंड n इज़ द नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर कॉल्ड डिजिट टर्म विच वेरीज बिटवीन 1.00000 एंड 9.999 डैश डैश
इस तरह से जो वैल्यू है वो आपका क्या करेंगे कि इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन के द्वारा हम इसको एक्सपोनेंशियल टर्म नोटेशन या एक्सपोनेंशियल टर्म्स में लिख सकते हैं। ओके, इनके लिए आगे एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि एक्सपोनेंशियल टर्म में n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, 10 के पावर में जो नंबर आएगा वो, दस वी कैन राइट, ठीक है, इस तरह से हम और इसको आगे लिख सकते हैं। देखिए आगे की जो टॉपिक है इस टॉपिक में हम इसको डील करते हैं। दस वी कैन राइट द 232.505 एज, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 508 को 2.3250 10 का पावर 2 इन साइंटिफिक नोटेशन। नोट दैट while writing it the decimal had to be moved to the left by 2 places and same is to exponent। हम इस एक्सपोनेंट वैल्यू को, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन से जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, देखिए इस वैल्यू को हम चाहे तो इस तरह से नोट कर सकते हैं और यही हमारा साइंटिफिक नोटेशन होगा। इस वैल्यू को डेसिमल प्लेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हैं और इसको इस तरह से शो करना ही साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। यही जो है आपका साइंटिफिक नोटेशन है। यदि चाहे तो हम 10 के पावर में इसको एक्सपोनेंट देकर लिख सकते हैं, उसको छोटे कर सकते हैं। सिमिलरली आगे की जो टॉपिक है देखिए, सिमिलरली 0.00016 कैन बी रिटन एज 1.6 10 का पावर -4। हेयर द डेसिमल हैज़ टू द मूव 4 प्लेसेस to the right and -4 is the exponent in the scientific notation. While the performing mathematical operation on the number of expressed in the notation, the following point are to be kept in mind। देखिए हम इस जो kept in the mind के केसेस पर जो वैल्यू है इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हम इस तरह से नोट करते हैं और डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी हम देखेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के रूप में कैसे इसका उपयोग किए गए हैं। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन में देखेंगे कि इस तरह से इसका उपयोग मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के रूप में किए गए हैं, जो कि आपका क्या है, साइंटिफिक नोटेशन का ही टर्म्स है। तो आप देखेंगे दिस टू ऑपरेशन फॉलो द सेम रूल्स विच ऑफ द एक्सपोनेंशियल टर्म्स, ये दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स के रूप में इसको फॉलो किया गया। जैसे कि 5.6 इंटू 10 का पावर 5 इंटू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 6.9 इंटू 10 का पावर 8 इज इक्वल टू, देखेंगे, ठीक है, कि आपके जो फॉर्मूले हैं यहाँ पर ये फॉर्मूले यहाँ पे काम करते हैं, जो कि एक्सपोनेंशियल जो फॉर्मूले होते हैं, एक्सपोनेंशियल के इनके जो एक्सपोनेंट जो होते हैं, यदि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रहता है तो मल्टीप्लिकेशन के सिंबल यहाँ पे होते हैं, ये जो एक्सपोनेंट वाले टर्म्स को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके जो सिंपल्स ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और इनके एक्सपोनेंशियल टर्म्स जो होते हैं दोनों एक दूसरे में एडिशन हो जाते हैं, ये दोनों जुड़ जाते हैं। 5.8 दोनों ऐड हो गया और ये केसेस आप देख सकते हैं इजीली 5.6 इंटू 6.9 दोनों मल्टीप्लिकेशन हो गया और जो पीछे इनके एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स है, ये एक्सपोनेंशियल 10 का पावर वाला जो टर्म्स है, ये 10 के पावर के टर्म्स जो दोनों जो होते हैं एडिशन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट केसेस हम नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि ये वैल्यू देखिए 5.6 की वैल्यू और उसके एक्सपोनेंट जुड़कर 10 का पावर 13 हो गया। ये 38.64 इंटू 10 का पावर 30 कितना बन गई है, 13 बन गया। अब इनकी जो वैल्यू आया 3.864 आया, 3.864 आया और यहाँ पर 10 का पावर में 14 आए। हो गया, तो इस तरह से हम इसको एक्सपोनेंशियल के टर्म पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है दोनों के मल्टीप्लिकेशन में ये माइनस है, इसका एक्सपोनेंशियल माइनस है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स है माइनस है, माइनस को भी हम यहाँ पे एडिशन करेंगे तो एडिशन करने पर जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हमने पुटअप किए, देखती जाइए, ठीक है। 9.8 इंटू 2.5 10 का पावर -2 -6 24.50 10 का पावर -8, ये है आपका 2.450 इंटू 10 का पावर -7। ये जो वैल्यू है आपका एक्सपोनेंशियल टर्म्स है और ये साइंटिफिक नोटेशन लिखने के तरीके हैं। ओके गाइज, तो आपको ये चीज़ें समझ आया होगा कि हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करके इनके एक्सपोनेंशियल टर्म्स को डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका डिवीज़न के केसेस पर देखेंगे 2.7/5.5 इनके एक्सपोनेंशियल टर्म देखिए इंटू 10 का पावर -3/10 का पावर 4। अब यहाँ पे देखिए कि इन दोनों के जो नंबर्स है ये वैल्यू तो पहले से ये क्या मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, लेकिन इनके जो पीछे के एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स में आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स ये दोनों क्या हो गया, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। ये यदि डिवीज़न केसेस रहते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं।
यदि मल्टीप्लिकेशन केसेस रहते तो एडिशन हो जाते हैं, और ये दोनों केस हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जो वैल्यू 10⁻⁻7 10⁻⁸ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के जो केसेस है वो आप यहाँ पे आसानी से इनको देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के केसेस भी यहाँ पे दिए गए हैं कि हम एक्सपोनेंशियल टर्म्स को एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। इनमें से एडिशन और सब्सट्रैक्शन के द्वारा भी इनको हम समझ सकते हैं। ओके गाइज, तो आप यहाँ से इसके एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के केसेस भी देख सकते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि इनके एडिशन करने से सब्सट्रैक्शन करने से कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हुए हम इनको साइंटिफिक नोटेशन को सीख गए। ओके गाइज, तो आपने यहाँ तक के बिल्कुल आपने अच्छे से देखे होंगे और आपको समझ आया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। और एनसीईआरटी का सीरीज़ टू सीरीज़ में चैप्टर वाइज नोट्स लाने वाला हूं, तो गाइस आप मेरे वीडियो में बने रहिए। हर दिन आपको इस तरह से वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।